ओके, चलें जी। सो फिर होपफुली स्टार्ट करते हैं विद द पेपर। यहाँ पे कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ ह्यूमन स्किन, पीस ऑफ ह्यूमन स्किन। एंड सबसे पहले बात करें आइडेंटिफिकेशन की। यार आइडेंटिफिकेशन में आपके पास इसने दो पार्ट्स पूछे, एक बी और एक सी। बी जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है दैट बी इज समथिंग दैट इज मेकिंग अ कैपिलरी स्ट्रक्चर। तो हम इसको क्या मार्क करेंगे? हम इसको मार्क करेंगे एज ब्लड वेसल। बी इज एक्चुअली द ब्लड वेसल। जहाँ पे बात कर रहे हैं सी की, तो सी आपके पास जो है ना वो स्वेट ग्लैंड है, क्योंकि ये बाहर स्किन की तरफ पोर ओपन कर रहा है अपना, सही है। तो इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ स्वेट ग्लैंड। ओके, can you describe how part B is involved in maintaining the constant body temperature when the external temperature drops? अगर बाहर सर्दी हो रही है तो ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ये टेम्परेचर मेंटेन करने में कैसे हेल्प करता है? जो पार्ट बी, पार्ट बी इज अ वेसल। हमें कंसर्न टू बी बताना है बेटा इसमें ना, ठीक है। पार्ट बी इज अ वेसल which reduces the blood flow by vasoconstriction, ठीक है। वेजोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू रिड्यूस कर देता है ब्लड फ्लो बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन। कहाँ पे? टुवर्ड्स द स्किन। अच्छा, यहाँ तक की जो बात है वेजोकंस्ट्रिक्शन वाली, ये आपके पास नैरो करना, उसका साइज नैरो करना या उसको रिड्यूस करना इन ल्यूमेन, ये बेसिकली आपके पास यहाँ तक दो मार्क्स बना रहा है। एक तो ये कि आपने वेजोकंस्ट्रिक्शन रिलेट किया और रिड्यूस कर दिया ब्लड फ्लो टुवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तीसरा मार्क बनाएगा, इट decreases the heat to radiate out and conserve it। वो हीट को क्या करेगा? वो हीट को कंजर्व कर लेगा। अच्छा जी, विद दिस हमारे पास जो अगला पार्ट आ रहा है, ये कह रहा है भाई पार्ट ए इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन स्किन। पार्ट ए ऐसा क्या है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? पार्ट ए बेटा देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज पार्ट ए। ये बेसिकली न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे वो रिसेप्टर बना रहा होता है। ए इज अ रिसेप्टर, ए इज रिसेप्टर, और जिसके लिए अगर हम ये कह रहे हैं कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हाँ ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इट इज अ रिसेप्टर और अ नर्व एंडिंग which receives sensations। जो कि क्या रिसीव कर रहा है? सेंसेशंस। कौन सी सेंसेशंस होती हैं जो कि रिसीव की जाती हैं? सच एज पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। it is it is densely distributed in high sensitive areas, high sensitive area such as fingertip or lips। as compared to the other parts of the skin. The thickness of layer D can change over several months. Suggest and explain one reason for the decrease in the thickness. Decrease in the thickness of skin सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होती है, वो होता है एक्सरसाइज करना, खाना ना खाना, खाना कम खाना, बैलेंस डाइट खाना। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फैट रिड्यूस होता है। सो हम यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। 2 मार्क्स के लिए इसको मेंशन करना है। इट इज
ड्यू टू, जिसमें से एक मार्क तो हमारे इस चीज को मेंशन करने का है कि हमारे पास कौन सी चीज है, उस टिश्यू का नाम क्या है जो कि हमने मार्क किया हुआ डी, इट इज ड्यू टू द रिडक्शन इन फैट in part D, which is adipose tissue, which may be due to which may be due to low dietary intake, which may be due to the low dietary intake, or it may be due to exercise. एक्सरसाइज करने से भी तो फैट लूज होता है ना, ठीक है, और खाना कम खाने से भी फैट लूज होता है, तो ये दो वजूहात हो जाती हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल आ रहा है, कह रहे हैं मैन डिसाइडेड to do some fitness training to improve his ability to provide oxygen to his muscles. Describe the route an oxygen molecules takes from the atmosphere to reach to the muscle. Pathway बताना है बेटा पूरा, ठीक है। तो एयर कहाँ से इंटर होती है, एयर इंटर्स वाया nasal openings called, what are they called, they are called external nostrils, which move into nasal cavity and which move into nasal cavity and then into the pharynx. Beneath the pharynx, yeah, at lower portion of pharynx, lower part of which has an opening for windpipe. इसके lower part में क्या है, of which has an opening called windpipe और trachea. Trachea जिसके पास सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं, सही है, जिसके पास क्या है, ट्रेकिया जिसके पास सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे ही बता रहा हूँ। एयर, बल्कि इसको ऐसे बताएंगे आप, द ट्रेकिया, ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है नीचे जाके, कैसे लिखोगे, ट्रेकिया फर्दर बाइफरकेट, ट्रेकिया फर्दर बाइफरकेट्स into trachea further bifurcates into bronchus और bronchiole. ब्रोंकस में बाइफरकेट होगा और फिर फर्दर ब्रोंकियोल्स बनाता है, बल्कि यहाँ पे ना और नहीं आएगा, बाइफरकेट इनटू ब्रोंकस एंड देन इनटू ब्रोंकियोल which branches out many times to allow air to reach up to the alveoli. कहाँ तक पहुंचाना है, एल्वेलाई तक पहुंचाना मकसद है। अब अगर तुम इसको एल्वेलाई तक पहुंचा रहे हो यार, तो क्या कर रहे हो तुम, एल्वेलाई तक पहुंचाने का जो सिस्टम कर रहे हो यहाँ पर, वहां से वो फर्दर which has blood capillary oxygen move into the blood from here and carbon dioxide moves out. सही है, जहां पर क्या हो रहा है आपके पास, वेयर ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट। ये आपके पास एक पूरा पाथवे बन गया ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन किस तरह से हमारे एल्वेलाई तक पहुंचा, ठीक है जी। अच्छा जी, जगह बहुत ज्यादा मैंने यूटिलाइज कर ली, हालांकि हमें इसमें हीमोग्लोबिन का भी बताना है।
और यार एक काम करें, इसमें से ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कट करते हैं ताकि हम इसको कहाँ तक पहुंचाएं। डिस्क्राइब द ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर टू रीच द मसल। हम मसल तक नहीं पहुंच पाए ना गाइस, आई एम सो सॉरी। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सेम चीजें लिखूंगा, सारी सेम बातें, लेकिन प्रिसाइज करके लिखूंगा। अच्छा जरा देखो, कंसिडर करो, इंफॉर्मेशन उतनी ही थी, ज्यादा लाइनों में आ गई, इंफॉर्मेशन अब कम हो जाएगी, और इंफॉर्मेशन उतनी ही रहेगी और लाइनें कम हो जाएगी। कैसे होंगी? एयर enters nasal cavity via external nostril and then crosses pharynx to reach up to trachea, where it bifurcate into bronchus and form many branches called bronchioles। अब अगर ये ब्रोंकियोल्स बना रहे हैं बहुत सारी ब्रांचेस, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? many branches called bronchioles to reach up to alveoli। वहां पर क्या होता है? where oxygen is added into blood and carbon dioxide is removed। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? राइट आफ्टर दिस आपके पास हीमोग्लोबिन बाइंड्स दिस ऑक्सीजन and via pulmonary vein reaches up to left atrium। और लेफ्ट एट्रियम के बाद कहां पर जाएगा? and then into left ventricle, which pump it to the muscle, which pump this blood, which pump this red blood cell or blood via aorta to the muscles। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा प्लीज एक दफा मेंशन करो, क्या ये वाला ट्रांजिशन तुम लोगों को समझ में आया कि हम एक ही बात को ज्यादा लाइन्स में मेंशन कर सकते हैं और उसी बात में से एक्स्ट्रा वोकैब्स हटा के सिर्फ वो वाली वोकैब्स जो जिसके ऊपर हमें मार्क्स मिल रहे हो वो रखते हुए हम इसको कम लाइन्स में भी मेंशन कर सकते हैं। देखो एक पाथवे बन रहा है, अगर तुम नाम मेंशन कर दोगे फातिमा तो वो तो ज्यादा स्पेसिफिक हो गया ना, तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा दिस इज एक्चुअली माय बैड। मैंने उस वक्त सवाल ये नहीं पढ़ा था कि उसको मसल तक पहुंचाने में, जहन में ये चल रहा था उस वक्त कि मुझे उसको एल्वेलाई तक पहुंचाना है, इसलिए मैंने पूरा एल्वेलाई के हिसाब से आंसर बनाया था। फिर मैंने बाद में ना मसल की टर्म देखी। अच्छा एक चीज मैं हमेशा कह रहा होता हूँ, आप लोग भी प्लीज इस पे एम्फेसाइज कीजिएगा, इससे बहुत फायदा हो जाता है। आंसर लिखने के बाद ना एक दफा अपना आंसर तुमने अभी अभी लिखा है फ्रेशली, एक दफा अगर तुम अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़ लोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मिस कर रहे हो। सही है, होता है कभी कभार आंसर लिखने में ना हम लोग क्वेश्चन भूल रहे होते हैं, जो अभी मेरे साथ हुआ, द सेम थिंग। ठीक है जी, अब यहाँ तक की बात क्लियर होगी होपफुली, ये आंसर समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। कह रहे सजेस्ट टू बॉडी चेंजेस दैट वुड इंप्रूव द एबिलिटी टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हिज मसल्स। एक तो आप बता सकते हो स्ट्रोंगर,
intercostal muscles to improve lung capacities. कितनी हवा अंदर आ सकती है लंग्स में, कितनी हवा बाहर पुश आउट करनी है, सही है। एक तो ये चीज आ जाएगी। दूसरा इम्प्रूव ब्लड सप्लाई, उसके लिए क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर कार्डियक मसल्स टू इम्प्रूव ब्लड सप्लाई। गाइस अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, डन है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके जी चले। अच्छा जी, अब ये कह रहे थे मैन मेजर्स हाउ मच ऑक्सीजन इज बॉडी यूजेस, ऑक्सीजन कंजम्पशन बताया हुआ उन्होंने, जो कि आ रहा है कुछ 3.4 पे डेसीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। और जब वो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा रहे तब ये बन रहा है, सही है। और जब रेस्ट पर है तो दैट इज समवेयर अराउंड 0.3 के करीब कुछ पॉइंटर लगा हुआ है ना। तो कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ द केमिकल प्रोसेस दैट यूज ऑक्सीजन टू रिलीजेस एनर्जी इन मसल। ओके वेरी गुड, एरोबिक respiration. कह रहे use a graph to determine the maximum volume of oxygen the man consumes in 1 minute. कितना बेटा इसने यूज किया 1 मिनट के अंदर। ओके 3.4 खाली लिख दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर मुझे मार्क्स देगा। मुझे 3.4 डेसीमीटर क्यूब लिखना है, ये पर मिनट का शो कर रहा है, सही है। तो हमने यहाँ पे पर मिनट का मेंशन कर दिया। कह रहे द ग्राफ शोज, guys follow करना, the graph shows that it is possible for the man to increase the intensity of his exercise beyond the point at which he has reached the maximum oxygen consumption. He can only do this for a short period of time. Explain why. The respiration process start anaerobically. वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देगा, सही है। और जिसकी वजह से बिल्कुल बेटा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है anaerobically due to the limited supply of oxygen, due to limited supply of oxygen, which affects बल्कि यूं बोलेंगे which पहले produces कर ले, which produces lactic acid and it deposit into the muscle. Muscle causing pain in it. सही है जी, चलें जी आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं after 4 hours of fitness training the man measures his oxygen consumption again on the graph. Sketch a line to show how expected results of successful fitness training. एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इस पॉइंटर से तो ऊपर लेकर जाना होगा। अब एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद इसका जेस्चर कुछ यहाँ होना चाहिए, है ना। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर इंक्रीज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज आना, यहाँ पर इस पॉइंट से इंक्रीज करना, इस लाइन से इंक्रीज करने का मतलब ये कि आप ऑक्सीजन ही ज्यादा इंटरनली, मतलब एक होता है ना कंज्यूम करना, वो एक अलग चीज है। आप इनहेल ही बहुत ज्यादा करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है ना, सही है। तो
एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद होगा, तो जब एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ेगी उसके बाद ये लाइन बढ़ना शुरू होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। ये लाइन आप यूं स्ट्रेट भी बना सकते हो विद दिस थिंग, ठीक है। और आप चाहो तो यार ये लाइन को जो है ना आप कर्व में भी बना सकते हो विद द सेम थिंग। जब ये ऊपर जा रहा है तो लाइक दिस, ऐसे कर्व हो रहा होगा, ठीक है। और आप इस लाइन को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना चाह रहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सही इफेक्ट पड़ा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, ठीक है जी। इनमें से कोई सी भी एक लाइन बना दोगे, यू आर डन विद इट। इसके बाद क्या कह रही है? हाँ सही है। Each gardener grows a species of dahlia, a flowering plant. ये बड़ा अमेजिंग सवाल है, ये मैं सोच रहा था उस वक्त जो है ना उसके साथ ऐड करने का, शायद मैंने पता नहीं किया भी था ये वाला पार्ट ऐड। रिमूविंग द लोअर लीव्स, प्लेसिंग द कटिंग्स इन अ ट्रांसपेरेंट बैग हेल्प्स प्रिवेंट देम विल्टिंग। आंसर इसने खुद मेंशन किया हुआ है, सही है। अब तुम्हें सजेस्ट करना है, एक्सप्लेन करना है द 2 स्टेप्स टू प्रिवेंट विल्टिंग, सही है। तुम्हें अगर ये चीज समझ में आ गई कि उसने एक बैग लगा दिया ताकि विल्टिंग ना हो, तो अब तुम अपनी साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना है बस तुम्हें यहाँ पे ना। उसने कुछ लीव्स रिमूव किए, तो लीव रिमूव करने का क्या रीजन था? रिमूवल ऑफ लीव्स causes less loss of water as it reduces stomata count। क्योंकि वो स्टोमेटा काउंट रिड्यूस कर रहा है इस वजह से। दूसरा आता है कवरिंग इट विद ट्रांसपेरेंट बैग, तो ट्रांसपेरेंट बैग से क्या हो रहा है? इट विल इंक्रीज द ह्यूमिडिटी विद इन द enclosed environment of the bag। जहां तक बैग का एनवायरनमेंट है वहां तक वो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस कर देगा। किस चीज की इंटेंसिटी रिड्यूस कर देगा? लॉस ऑफ वाटर की। क्योंकि वेपर उस थैली को, उस पॉलीथीन बैग को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो बस उस बैग के अंदर ही अंदर रहेंगे। और बैग ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए लाइट भी जा सकती है अंदर। गैशियस एक्सचेंज के लिए थोड़ी सी लिमिटेशन रहेगी, सही है, लेकिन वाटर लॉस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस द, ये दोनों काम क्यों हो रहे हैं? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाएं जरा, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? Taking cutting is a commercial application of asexual reproduction। Define asexual reproduction, जिसमें single parent involve हो। By this you're producing clones or identicals। इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व हो सकती है, नो वेरिएशन होती है, सही है। और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर मोर, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज्यादा होंगे। The stem of the dahlia cutting contains xylem vessel
Describe two functions of xylem vessel and young stem of dahlias. For each function, explain one way in which the xylem structure is adapted for this function. Okay, पहला function बताओ भाई और adaptation बताओ. बेटा इसमें ना शुरू के 2 पॉइंट्स भी इनफ है. ये अगर ये लिख दिया और ये पहला मतलब सिंगल पेरेंट लिख दिया और प्रोड्यूसिंग क्लोन्स लिख दिया ना, तो ये भी इट इज फेयर इनफ ना. लेट मी चार्ज द पेंसिल अगेन. मैकेनिकल सपोर्ट आ जाएगा, लिग्निन की डिपोजिशन आ जाएगी. लिग्निन की डिपोजिशन इसलिए नहीं होती है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. जाइलम के बारे में थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ. ये हॉलो वाला आ जाएगा, हॉलो और कैरिनोसाइटोप्लाज्म और ऑर्गेनीज. तो इसकी वजह से क्या फंक्शन परफॉर्म करती है जाइलम? अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट. ठीक है जी. फिर एडेप्टेशन आ जाती है. क्या एडेप्टेशन आ जाएगी? लिग्निन डिपॉजिटेड थिक वॉल स्ट्रक्चर. तो इसकी वजह से जाइलम क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. कैसी सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट. फंक्शनल सपोर्ट भी हमने बता दिया, वो फंक्शनल पार्ट बता दिया हमने, और इसके अंदर बता दिया कि वो फिजिकल सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर. सही है भाई. अच्छा जी. फिर इसके बाद गाइस, अच्छा जी, ये वाला सवाल पढ़ें जरा. इसमें क्या है? The gardener's dahlia cutting grew into full-size plant with flowers. The gardeners decided that he would like to produce a plant that combines the disease-resistant characteristic of one of these plants with the red petal color of another. With the reference to the name part of the flowers, describe how he could achieve this. यार भाई यहाँ पर ना ये जो करने जा रहे हैं ना, ये कहलाती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग की अगर आप बात करते हैं ना, तो उसके अंदर पॉलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन अपनी मर्जी के प्लांट्स के दरमियान होने की इजाजत देते हैं. ये गार्डनर डिसाइड कर रहा है भाई. सही है. मतलब जो भी सेलेक्टिव ब्रीडर है, जो ब्रीडर है जो इसको ब्रीड करवा रहा है, वो डिसाइड कर रहा है. ठीक है. अब ये डिसीजन में क्या आ जाता है आपके पास? सबसे पहले आप मेंशन करेंगे दिस मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. दिस मेथड इज called artificial selection, in which pollination will be allowed among the desired trait species. among the desired trait species, अगर आप among the desired trait species में करवाओगे पॉलिनेशन, तो फिर आपको आइडिया होगा कि भाई आपने जो है ना इसको कहाँ से कहाँ किस ट्रेट को ट्रांसफर करवाना है. गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट. ओके, माय लिटिल वन इज क्राइंग. आई जस्ट नीड अ मिनट. ओके, इन अ मिनट आई विल बी बैक. ओके जी, चलें.
So this method is called artificial selection, in which pollination will be allowed among the desired trait of the species. और फिर जब हम ये pollination करवा रहे होंगे ना, तो it will be moving pollen grain will be transferred from बेटा उसमें सिमिलर आप सेक्सुअल मेथड बताओगे एनिमल्स के लिए रहीम उसके अंदर तुम बताओगे कि भाई किस तरह से स्पर्म सेल और एग सेल को फर्टिलाइज करवाया जाएगा। अच्छा अगर कभी ऐसा हो तो आप उसमें आईवीएफ का मेथड भी इंड्यूस कर सकते हो। सही है। यहाँ पे हम वैसे ही जाने देंगे, हमें पता है कि भाई यही दो प्लांट्स एक जगह पे मौजूद है, इन्हीं के दरमियान में पॉलिनेशन होगी। दो प्लांट्स को एक क्लोज एरिया में हमने रख दिया। पॉलन ग्रेन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ अ प्लांट टू स्टिग्मा of another and it fertilized to form zygote. Seed is formed and allowed to grow into a proper. फिर हम इसमें फर्दर सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि भाई आपने लेट सपोज 5 सीड्स बनाई, 5 में अब ये एक एटीपी की तरफ जाने वाला सवाल हो जाता है। फिर आपने 5 सीड्स बनाए, इसमें जो बेस्ट सूटेबल आपको ट्रेड्स दिखे, डिजायर्ड ट्रेड्स जिसमें ज्यादा आ रहे होंगे, आपने वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक का आंसर काफी है। ठीक है, ये वाला आंसर एक दफा पढ़ लो बेटा और मुझे बताओ क्या ये समझ में आ गया सबको। विद एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ यस मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। ओके गाइस, व्हाट अबाउट अदर्स, कम ऑन यार, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेज दो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर ताकि। चलें जी, with this what you have now, the human liver contain a high concentration of enzyme called transaminase. The enzyme is important in the metabolism of amino acid. Amino acids are absorbed from the alimentary canal and carried to the liver by a blood vessel. Name the part of the alimentary canal where absorption occurs and the blood vessel that carries the amino acid to the liver. Part of the alimentary canal and the blood vessel. स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल इलियम भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। ब्लड वेसल का नाम बताओ भी क्या होगा? एनीवन, एनी गैसेस? हेपेटिक पोर्टल वेन। ओके, तो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कुछ मटेरियल आप एब्जॉर्ब करोगे उसको आप पहुंचा दोगे, कहां पर पहुंचा दोगे? आप उसको पहुंचा दोगे इनटू द लिवर। सही है। और फिर वहां पे उसको चेक किया जाएगा कि भाई वो काम की हैं चीजें या नहीं, और फिर उसके हिसाब से उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसअमाइनेज, ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट। एक्सप्लेन व्हाई दिस मींस दैट ईच टाइप catalyzes a specific reaction. यहां पर ना बेटा आपको समझाना है लॉक एंड की मॉडल पूरा समझाना है कि वो रिएक्शन कैसे स्पेसिफिक होगा, शेप के हवाले से, सबस्ट्रेट और की उसके हवाले से, एंजाइम के हवाले से। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट एक की के तौर पे एक्ट करेगा, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक लॉक के तौर पे एक्ट करेगा। अगर मैच कर गया शेप तो काम कर जाएगा, यानी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन हो जाएगा। सही है, ये आप समझा सकते हैं। 3 marks are like fair enough for this question. Then we have got this question number 5.
plant species lives in pond. अच्छा सही है हाँ. A plant species lives in ponds. The diagram shows the whole plant and a section through one of its leaves. ओके. पानी में रहने वाले प्लांट की बात हो रही है. ठीक है. पॉन्ड प्लांट की. तो कह रहे the leaves are adapted to float on the surface of the water. Suggest one advantage of the leaf floating on the surface of the water. ये ज्यादा आवाज कम आ रही है. किस किस को आवाज कम आ रही है गाइस? अली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी पास आवाज कम आ रही है. अपने पास वॉल्यूम चेक कर लो बेटा एक दफा. बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, लेकिन इस तरह से नहीं. मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से. इसमें आप ये बताएंगे थोड़ी क्लियर नहीं है. अच्छा एक मिनट रुको यार. लेट मी चेक. अच्छा अब बताओ, क्लियर है आवाज? इज इट क्लियर नाउ? अच्छा जी चल. ठीक है. एक काम करते हैं अब जरा इसका देखो. कह रहे सजेस्ट वन वन एडवांटेज टू द प्लांट लीफ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. पहली बात ये है कि इसको लाइट एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी. इट इज able to absorb. It is able to absorb more light. ये ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा. पहली बात. हालांकि एक ही मार्क के हवाले से मेंशन करना है, बट फिर भी चाहो तो ये भी बता सकते हो. और मोर गैशियस एक्सचेंज होगा. मोर गैशियस एक्सचेंज होगा. ठीक है भाई. कैन नेम द पार्ट्स ऑफ द लीव लेबल्ड ए एंड बी. अगर आप ए और बी की बात करते हैं तो ए बेसिकली एक ओपनिंग है. अब देखो ये स्टोमेटा है लेकिन ये अपर सरफेस पे खुल रहा है. सही है. दिस इज एक्चुअली स्टोमेटा. और फिर बी की अगर बात करते हैं तो बी के अंदर हॉलो एयर स्पेसेस है. Okay. With the reference to part A and B, describe and explain how the structure of a leaf is adapted to a pond environment. Yeah, we are going to just write the air spaces. नॉर्मल से जरा ज्यादा बड़े हैं. अगर तुम्हें इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो तो तुम लार्ज एयर स्पेस लिख सकते हो. With the reference to part A and B, describe and explain how the structure of the leaf is adapted to a pond environment. नहीं मेरा बच्चा मुश्ताक, देखो इस स्ट्रक्चर पे आओ. ये वाला सेल जो होगा ना, ये वाले सेल, ये सेल, ये आपके पास मीजोफिल सेल्स है. ये बी आपके पास एयर स्पेस ही है. ये आपके पास एपिथेलियल सेल है. उसके अंदर ये आपके पास स्टोमेटा का गार्ड सेल है. ठीक है. With the reference to part A and B, describe and explain how the structure of the leaf is adapted to a pond environment. सबसे पहले तो यार ये मेंशन करो दैट स्टोमेटा कहाँ पे प्लेस्ड है. स्टोमेटास आर प्लेस्ड on the upper surface, on the upper surface of leaf. Stomata कहाँ पे मौजूद है? They are placed on the upper surface of the leaf. So gases या air can easily be transported. Gases और air easily transport हो जाएंगे. ठीक है. फिर दूसरी बात आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसको
carbon dioxide will be available for photosynthesis, available for photosynthesis, and oxygen for respiration. ठीक है, फिर आप मेंशन करोगे कि यार यहाँ पर आपके पास it has got large air spaces which allow the leaf to float on the water surface, जो कि allow करेगा leaf को to float on the water surface. अच्छा भाई, ये ट्रॉफिक लेवल में कौन है? ये ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर है, हमेशा खाना बनाएगा, सही है। इसे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पूछा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम ये देखो यार पानी में पौधा रह रहा है तो खाना अपना खुद बनाएगा भी या नहीं। भाई वो एट द एंड ऑफ द डे है एक प्लांट ही, उसकी क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे भी कि वो अपना खाना खुद ही बनाएगा, आप कुछ भी कर लो, सही है। Guys, done it? Can we move on now? After this question, part C है इसका नहीं। Question number 6 है, there are many different types of viruses that can infect animal cell. Compare the structure of a typical virus with a typical animal cell. ओहो, ये तो बहुत अमेजिंग इन्होंने वो बताया है। आप बता दो वायरस के पास क्या क्या होता है। Viruses are small in size, and has only genetic material. इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल में वही डीएनए आरएनए है जैसे कि एक एनिमल सेल के पास होता है। It has only genetic material which is same as animal cell, which is same as animal cell, but do not consist of cellular structures या organelles. इसमें organelles नहीं होते। Animal cell के पास, animal cell has cell membrane, whereas virus has only protein coats. यहां तक के 3 मार्क्स बन रहे हैं। नहीं बल्कि एक साइज का मार्क हो गया, दूसरा डीएनए जेनेटिक मटेरियल के कॉमन होने का मार्क हो गया, तीसरा सेलुलर ऑर्गेनील्स का मार्क हो गया, और चौथा आउटर कवरिंग का मार्क हो गया। 4 मार्क्स पूरे हो गए, सही है। बाकी ये बता सकते हो आप इसके पास जो है ना, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ वायरस। नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ वायरस, ओके। एनिमल सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र कर दिया, एक आध कोई और ऑर्गेनील का जिक्र कर दिया तो वो आप अलग से अपने तौर से कर सकते हो अगर जगह तुम्हें मिल रही हो इस तरह के क्वेश्चन में। कह रहे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द वायरस। डिस्क्राइब हाउ एचआईवी इज ट्रांसमिटेड। गाइस, एचआईवी कैसे ट्रांसमिट होगा? 3 मार्क्स हैं, मैं आपको बताता हूं। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, blood transfusion, used syringes or razors, or mother to fetus or baby while delivering or
फीडिंग, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसा होता है कि भाई आपने किसी एक बंदे से ब्लड लिया दूसरे बंदे में लगाने के लिए, आपको पता ही नहीं था कि उसके अंदर HIV वायरस था। खैर अब तो प्रॉपर स्कैन्स होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ममालिक, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि इस मामले पे वर्क नहीं कर पा रही। और जब एक बंदे का ब्लड दूसरे को आप लगा देते हैं ये चेक किए बगैर, तो मसला आता है, HIV ट्रांसमिट हो सकता है। ओके गाइस, सो दिस इज अ टेबल जिसके अंदर इन्होंने एयर्स के हिसाब से बताया हुआ है कि कितने एयर में कितना आपके पास मिलियन पीपल इन्फेक्टेड था विद HIV, और कितने मिलियन people were receiving the treatment for HIV. Using the information to describe the changes in the numbers of the people infected and treated by the year 2000 and 2018, 24.9 से 0.77 खाली जो है ना वो ट्रीट किए जा रहे थे, और 2018 में 37.9 से 23.33, यानी कि जो इंक्रीज इन रेट था 2000 से लेके 2010 तक वो बहुत ज्यादा था। 2010 से 2018 तक जो है रेट में इतने ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया जितना पहले आया। सही है, 24 से 31 गया पहले, और फिर 31 से 37 गया। सही है। अच्छा अब देखो, क्या ये बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये बताने चाह रहे हैं कि भाई लेकिन इसमें इतना आप डिफरेंस नहीं देख पा रहे जितना आप इसमें देखोगे कि जो ट्रीटमेंट वेराइटीज थी वो 0.77 से 7.7 गई, और उसके बाद 2010 से लेकर 2018 ऑनवर्ड्स तक बहुत ज्यादा लोग जो है वो ट्रीट होने लगे, तो वो 23.3 तक पहुंच गए नंबर। ये कंपैरिजन आप अपने तौर से लिख सकते हो, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत है। हाँ, अगर तुम परसेंटेज निकाल लोगे ना कि कितने परसेंट ट्रीट हो गए, जैसे 60% इंक्रीज आया मेरे ख्याल से 7.7 से 23.3 तक का ट्रीटमेंट में, और कितने परसेंट इंक्रीज आया टोटल नंबर डेवलप होने में, इन्फेक्शन डेवलप होने में, वो परसेंटेज बता दो। तो दोनों की परसेंटेजेस को आप कंपेयर कर लोगे। परसेंटेजेस निकालना भी जो है ना तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम डायरेक्टली नंबर से बताना चाहो तो नंबर से बता दो। सही है, दोनों एक्सेप्टेबल बातें हैं। चलें जी, द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ मोलर टूथ ऑफ अ ह्यूमन enamel dentine pulp. State the function of a molar tooth. मोलर टीथ जो होते हैं हमारे पास, उनका काम होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, टूथ सरफेस एरिया इंक्रीज करने के काम आता है। The pulp as a living tissue describe the movement of molecules in the pulp between blood capillaries and the cytoplasm of the surrounding cell. अच्छा भाई देखो, एक मिनट देना यार। ओके, अच्छा जरा देखिएगा कि आपके पास जो है ना, जब आप पल्प की बात कर रहे हैं तो पल्प के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। जो टूथ एक होता है ना वो भी यहीं से इंड्यूस्ड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूट कैनाल करवा लेते हैं। रूट कैनाल में एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, आप बेसिकली ना उस नर्व को कट कर देते हो, बाकायदा कट कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं नर्व को, ताकि जब नर्व का कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे हम इजीली अलाउ कर सकते हैं मूवमेंट सब्सटेंसेस की। जो पेन होगा वो खत्म हो जाएगा, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सेंसेशन नहीं आ रही होगी। सही है। अच्छा अब वो तो खैर आगे सवाल टूथ एक से रिलेटेड भी आ रहा है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द पल्प बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सराउंडिंग। कैपिलरीज कैसी होती हैं?
Capillaries are made up of thin wall. And it allows the diffusion of glucose and other nutrients. ये क्या अलाउ कर रहे हैं? ये अलाउ कर रहे हैं डिफ्यूजन न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि ग्लूकोज. ठीक है. Along with soluble minerals and oxygen as well. और वापसी में ये क्या कैरी आउट करते हैं? And it carry back carbon dioxide along with other waste material. तो भाई वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, वो मिनरल सप्लाई कर रहे हैं. मिनरल जैसे कैल्शियम दांतों पे डिपॉजिट होता है तो ब्लड ही तो ला के देगा उसको, और वेस्ट मटेरियल वहां से वो ले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वो वहां से ले जाएंगे. ठीक है. टूथ की अगर बात करते हैं, टूथ is caused by inflammation of the pulp tissue and is often a sign of dental decay. Describe the causes of dental decay and how it can be prevented. हम लोग dental decay को कैसे prevent कर सकते हैं? हाँ नहीं ऐसा, अच्छा चलो खैर मैं बताता हूँ इसमें आप क्या करोगे. डीके फॉर्म कैसे होता है? प्लैक से फॉर्म होता है. इनिशियली क्या होता है? व्हेन bacteria with food and saliva deposits, they form sugar. नहीं, they form acid. The bacteria शुगर के साथ, शुगरी फूड के साथ डिपॉजिट हो जाएगा along with the saliva, तो वो एसिड बनाएगा. ठीक है. which corrodes हाँ एक बात मैं ये बताता चलूं कि डेंटल डीके इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस whereas the structure of tooth is. ये ध्यान में रखना प्लीज. which corrodes the enamel और dentine. कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय brushing or cleaning teeth regularly and avoiding high sugar intake. Mouthwash and fluoride. वो नहीं था आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो नमक फ्लोराइड वाला था. And fluoride are also helpful to kill bacteria and neutralize the environment. अच्छा भाई, moving along with this, मूविंग अलोंग विद दिस हमारे पास ये वाला पार्ट जो सेक्शन सी का है, दैट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे. ठीक है. या इस पैटर्न पे सवाल नहीं आएंगे. सो आई थिंक इट विल बी लाइक यूजलेस टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि एक दफा आप लोग अपने तौर से क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो वही है ना सारे. तो एक नर्व इम्पल्स कैसे कोऑर्डिनेट होती है
इसके अंदर इम्पल्सेस कैसे हेल्प आउट करती हैं। एक दफा अगर खाली पढ़ लेना तो मैं इसी के ऊपर ना अब सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मिला करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जाते थे, पहले याद रखना अपने जहन में। और नाइट्रोजन like how nitrogen from the fertilizer can pass from the soil to eventually become the part of the food which human eat, तो इसके अंदर आप पूरा वो फॉर्मेट समझाओगे कि वो कैसे काम कर रहा है एब्जॉर्प्शन का प्लांट्स के अंदर और फिर फॉर्मेशन का। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद दिस पेपर, लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। लॉन्ग क्वेश्चन की नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे अब, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसका मतलब ये है। सही है नूर? So let's keep it till here guys, and thank you so much for being a part of this class. Jazakallah, Allah Hafiz.